Hello and welcome back to my channel Understanding Economics. Today we are going to discuss income and employment theory. So before we start we have to know some few points. Like in microeconomics we have to discuss individual parts of the economics, like particular person's demand, particular person's savings. मतलब किसी एक की डिमांड, किसी एक की सप्लाई, किसी एक प्रोड्यूसर का कोई भी प्रोडक्शन को करता है, मतलब एक इंडिविजुअल जब आप स्टडी करते हो तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, द होल इकोनॉमी एक लेते हैं. लाइक हम एक पर्टिकुलर फर्म को नहीं लेंगे, हम कंपनी लेते हैं. इसमें अगर फर्म भी लेंगे तो फिर उसके अंडर में जो कुछ आ रही उनको लेकर के एक ग्रुप. तो ये जो होता है ये डिफरेंस क्रिएट करता है. देखिए, एक की सेविंग, एक की डिमांड इकोनॉमी को दूसरी तरह से इफेक्ट करती है. बट अगर जैसे सपोज आप सेविंग को ले लीजिए, कभी कभी सेविंग अच्छी होती है. हमने सेव किया थोड़ा सा, जो भी हमारे पास इनकम आई हमने सेव कर लिया. हमारे फ्यूचर में कभी भी हमारे ऊपर कोई चीज आती है तो हमको वो हेल्प करती है वो सेविंग. बट अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सब के सब सेविंग करने लगेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. एक्सपेंडिचर कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से फर्दर इकोनॉमी के लिए प्रोडक्ट, जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. उससे क्या होगा कि वो अगर प्रोडक्शन कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम हो जाएगी. इनकम कम होने से डिमांड और कम हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन डिमांड करता है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन डिमांड करता है तो उन दोनों में फर्क होता है. मतलब माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी इज टोटली डिफरेंट. तो इसमें जो हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हम डिसाइड करते हैं, जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है वो होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, हर इकोनॉमी फुल्ली यूटिलाइज करती है उसके पास जो कुछ भी इनकम होती है या जो कुछ भी रिसोर्सेज होते हैं. तो जब वो फुल्ली यूटिलाइज करती है तो ही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वही इक्विलिब्रियम लेवल की स्टेज होती है. स्टेज आप हमेशा याद रखिए, चाहे वो माइक्रो में है चाहे वो मैक्रो में है, दोनों में जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम, चाहे वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम इनकम की बात हो या मैक्सिमम प्राइस की बात होती है, तभी भी जो भी मैक्सिमम पॉइंट होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल. उसके आगे या पीछे दोनों ही लेवल पे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. तो इस चैप्टर में आज हमको इनकम एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट में होते हैं वो हमको डिस्कस करना है. बट उसके पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी. इसके कई सारे एग्रीगेट कंपोनेंट्स है, वो हम आपको भी बताते हैं. बट एक दो अप्रोचेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो सबसे पहले जानना जरूरी है. बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड है. तो सबसे पहले आप दो चीजें जान लीजिए. इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं. एक है जो क्लासिकल अप्रोच है और दूसरी केनेजियन अप्रोच है. तो क्लासिकल अप्रोच में हम क्या मानते थे, देखिए मेन टर्म है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो जो क्लासिकल थे वो एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो क्लासिकल थे वो इस बेस पे चलते थे, वो मार्केट मैकेनिज्म को लेकर चलते थे कि मार्केट मैकेनिज्म की जो भी वर्किंग है उससे वो अपने आप ही डिसाइड हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. कैसे होता है, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेते थे कि ये हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन है. इन द सेम वे यहाँ पर भी जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं वो हमारा जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ये जब मानते थे कि मार्केट अपने आप ही डिसाइड कर ले. इस मार्केट मैकेनिज्म को हम लोग एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे ये है हमारा एडी है, ये एएस है. ये केनेजियन थ्योरी के नहीं अकॉर्डिंग है, उनका डायग्राम इस तरह बनता है.
ये आपका हो गया इस तरीके से। तो ये अभी आपको नहीं डिस्कस करना है, ये आप अभी क्लासिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे जो क्लासिकल मानते थे कि ये जहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर प्राइस डिसाइड हो जाता है। क्योंकि इसके देखिए यहाँ पर क्या है, इससे पहले डिमांड एडी इज मोर देन एएस। एएस ज्यादा है, यहाँ पर एडी ज्यादा है। एडी ज्यादा है माने डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर अभी सप्लाई को बढ़ाएगा। अब प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, साथ में तुरंत तो सप्लाई बढ़ती नहीं है, उसके लिए वो क्या करता है, प्राइस भी ऊपर कर देता है। प्राइस ऊपर होने से थोड़ी सी डिमांड कम होती है और सप्लाई देखिए बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस को वो तुरंत सप्लाई होने में टाइम लगता है, तो वो प्राइस भी बढ़ा रहा है साथ में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सप्लाई प्राइस बढ़ा, उसके बाद अगर सपोज करिए ये वाली कंडीशन आ जाती, ये वाली कंडीशन में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करेगा क्योंकि डिमांड कम है, फिर वो इस ओर आएगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा। सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करेगा। मतलब उनका कहने का था कि ये इकोनॉमी अपने आप डिसाइड कर लेती है, इसमें किसी और एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। बट उसके बाद अगर ये थ्योरी सही थी तो 1930 का डिप्रेशन जब आया, उस डिप्रेशन ने ये सारी थ्योरी गलत कर दी। क्योंकि अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी आप हिंदी में समझते हैं, मंदी होना। मंदी होना मतलब चीजें बहुत सस्ती होती चली जा रही थी, लेकिन लोगों के पास उतनी मनी नहीं थी, उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी उनके पास कि वो उतनी डिमांड कर सके। अब डिमांड क्या होता है, अगर डिमांड नहीं हो रही है, परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है, डिमांड नहीं हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रोड्यूसर जो भी उसकी सप्लाई है उसको सेल करने की कोशिश तो करता ही है, क्योंकि वो फिर रखे रखे उसका प्रोडक्ट बेकार हो जाता है, तो वो प्राइस घटाता है। प्राइस घटाने का सीधा सीधा इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि वो प्राइस घटाएगा उसका लॉस होगा। उसका लॉस होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं से उस लॉस को पूरा करेगा। अब उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या करेगा, उसमें जो वर्कर्स हैं उसके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको उन एम्प्लॉयज की छटनी करेगा, क्योंकि अब उसको प्रोडक्शन कम करना है। एम्प्लॉयज की छटनी करेगा, इसका मतलब कुछ एम्प्लॉयज जो है वो बेरोजगार हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो अनएम्प्लॉयड होने का मतलब उनके पास परचेजिंग पावर और ही कम हो गई, वो और पीछे चला जाएगा, माने फर्दर डिमांड और कम हो जाएगी। ये इस तरीके से बैक टू बैक चलता रहता है। आगे इकोनॉमी जो होती है वो इकोनॉमी इसमें ऊपर नहीं आ पाती, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डिमांड ज्यादा होना, प्राइस ज्यादा होना इज बेटर देन टू डिक्रीज द प्राइस। तो ये जो थी, इस डिप्रेशन के बाद कीनेसियन थ्योरी आई, जिसने ये कहा कि हर इकोनॉमी में एक गैप होता है, उस गैप को सेविंग कहा गया है, जिसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं था, क्योंकि ये मेंटल मतलब किसी भी पर्सन की एक जनरल थ्योरी है कि वो जितनी भी उसकी इनकम होती है वो पूरा उसको खर्च नहीं करता है, उसका थोड़ा सा पार्ट वो फ्यूचर के लिए बचा के रखता है, और वही जो लैप्स ऑफ मनी होती है वही डिप्रेशन का कारण बनती है। तो ये हम आपको धीरे धीरे जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनसे रिलेटेड कंजम्पशन, सेविंग, ये सब अभी आपको कंपोनेंट्स। कीन्स ने जब इकोनॉमी को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म में तो वो प्रूव हो जाती है कि हाँ इक्विलिब्रियम जहाँ पर भी होगा वहाँ मार्केट मैकेनिज्म काम करके अपनी इक्विलिब्रियम को पॉइंट को वापस ले लेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो चीज नहीं हो पा रही थी। जो गैप शॉर्ट टर्म में बन रहा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अपनी बुक जो 1936 में आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसमें उसने शॉर्ट टर्म की थ्योरीज की बात की, क्योंकि जो मैन होता है या परचेजिंग पावर जो भी एक्सपेंड करता है वो शॉर्ट टर्म को लेकर के चलता है। लॉन्ग टर्म किसने देखा है? अगर लॉन्ग टर्म की बात करते तो ये जो 1930 वाला डिप्रेशन था वो आता ही नहीं।
तो इस तरीके से इन्होंने कुछ इनके मेन टर्म्स हैं जिसके बिहाफ पर उन्होंने इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिसाइड किया। तो अब हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो फर्स्ट डिस्कस एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में जो भी टोटल डिमांड की जाती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर्स की डिमांड को लेते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? जो उस चीज को कंज्यूम कर लेता है, मतलब उसके आगे उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हम फर्दर प्रोडक्शन वाली गुड्स को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी डिमांड होती है वो एग्रीगेट डिमांड होती है एक किसी भी इकोनॉमी में, इन एन इकोनॉमी। क्योंकि हम बात अगर स्टडी करते हैं कोई भी चीज तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अब इसके लिए एक टर्म और डिसाइड दिया गया है, इट इज द सिनोनिमस विद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर और डिमांड इज इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि डिमांड से ही एक्सपेंडिचर होता है। जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उस चीज के लिए हमें मनी खर्च करनी पड़ती है, वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, इसका मतलब हम उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें क्या क्या चीजें एग्रीगेट डिमांड में होती है? देयर आर 4 कंपोनेंट्स। सबसे पहला है हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। हाउस होल्ड का मतलब जो भी कंज्यूमर है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, या प्राइवेट मतलब हम सब जैसे। तो हमारी जो भी डिमांड है इसके लिए 2 चीजें जरूरी होती है, कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू पे। तो हम उसको कहेंगे दे आर इन कंजम्पशन डिमांड। अगर सपोज हमारी साइकिल खरीदने की इच्छा है तो एक तो हमारे पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए और दूसरा हम उस पैसे को खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, तो हमारी वो डिमांड कही जाएगी। दूसरी चीज है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो अगर कंपनी कोई खोल रहा है तो उसको असेट चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, बिल्डिंग चाहिए होता है, कुछ कैपिटल दूसरों को पेमेंट करने के लिए शुरुआत में स्टार्टिंग में चाहिए होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहलाती हैं। अब इसको प्लान्ड एक्सटेंट कहते हैं क्योंकि ये प्लान्ड होती है। पहले से इसको कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो प्लान करके रखता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो ये सारी प्लानिंग होती है कि इसमें बिल्डिंग में कितना एक्सपेंडिचर होगा, मशीनरी में कितना एक्सपेंडिचर होगा, या और भी कोई भी चीज है एसेट चाहिए तो उसके लिए क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। तो ये प्लान होता है। फिर होता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी कई सारे एक्सपेंडिचर्स करती है, लाइक बिजली लगवाती है, सड़क बनवाती है, या कभी कभी गवर्नमेंट भी कंपनीज खोलती है लोगों के लिए, ट्रेन के लिए, या कोई भी और तरीके के एक्सपेंडिचर्स करती है। तो वो भी हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि डिमांड एंड एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। तो यहाँ पर जो आपको ये भी देखिए दिया हुआ है, इंडिकेटर्स भी दिए हुए, सी है या आई है। गवर्नमेंट डिमांड के लिए हमको जी से हम डिनोट करते हैं। दीज आर द सिंबल फॉर दीज कंपोनेंट्स। ये भी प्लान्ड ही होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो सब प्लान करके ही करती है। अभी आपको हम पोस्ट एक्सेंटम भी होता है, वो आपको अभी यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम इसमें इंक्लूड जो भी है हमारे कंपोनेंट्स है, अभी हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। नेट एक्सपोर्ट मतलब देखिए एक कंट्री कोई भी जो भी प्रोडक्शन करती है उसकी दूसरी कंट्रीज भी डिमांड करती हैं, या हम सपोज हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया वाले किसी और कंट्रीज की प्रोडक्शन को भी डिमांड करते हैं, वहां से भी गुड्स एंड सर्विसेज हम मंगवाते हैं। तो अगर हमारी कंट्री की डिमांड हमारी कंट्री के प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो दूसरी कंट्रीज में ज्यादा है, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में हैं, हम उनसे कम मंगवा रहे हैं, हम दे ज्यादा रहे हैं। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से ये
इक्विलिब्रियम में ये रहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसके लिए हम जो सिंबल होता है वो इसी को ही लेते हैं, x माइनस एम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में लाते हैं कि हम हर इकोनॉमी की ये कोशिश होती है कि उसके जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से कम रहे, सॉरी एक्सपोर्ट ज्यादा रहे और इम्पोर्ट उसको कम करना पड़े, क्योंकि तभी कोई भी इकोनॉमी प्रॉफिट में हो सकती है। तो ये तो थे कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के। आप एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना हमारे पास आउटपुट है वो अगर अवेलेबल है परचेजिंग के लिए तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का मतलब उस इकोनॉमी की टोटल इनकम। तो एएस इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनकम। इनकम को याद रखिएगा, हम आई से नहीं वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इनकम का जो सिंबल है दैट इज वाई इन इकोनॉमिक्स, नॉट आई। अब एक फॉर्मूला और यहाँ पर बनता है, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारा जो भी कंजम्पशन है मतलब जो भी हमारी सप्लाई है उसी को कंज्यूम किया जाता है, और अगर नहीं किया गया तो वो पार्ट सेविंग में हो गया। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल सप्लाई बन जाती है। क्या ये हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि ये दोनों एस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एस इज इक्वल टू सी प्लस एस या y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब आपको देखिए ये जो इसका स्केल होता है ये हमारा इक्वल होता है बिल्कुल 90 डिग्री के उसमें। क्यों होता है ये इक्वल? आप एक साइड लेते हैं नेशनल इनकम, एक साइड लेते हैं टोटल स्पेंड, मतलब इस आपका जो भी एक्सपेंडिचर्स है आप उसमें जब भी करेंगे या आप सेविंग करेंगे या कंजम्पशन करेंगे, तो अगर हम सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो कर्व आएगा एग्रीगेट सप्लाई का वो 45 डिग्री पे, कैसे ये 45 डिग्री पर होगा या कैसे ये इक्वल होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लेते हैं OX पर हमने ले लिया इनकम और इधर हम ले लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई या C प्लस S। ठीक है, अब हमने आपको कहा ये और ये इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब अगर ये इतना है तो ये इतना होगा, ये इतना है तो ये भी इतना होगा, दोनों इक्वल होगा। मतलब जितना ये इधर से चल रहा है उतना ही इनकम चल रही है, बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमें जो ये कर्व मिलेगा इट विल बी ऑलवेज ऑन 45 डिग्री। ये आप याद रखिएगा कि अभी जब आगे हम डिटर्मिनेशन करेंगे तो हमें इस कर्व की जरूरत पड़ेगी। डिमांड का कर्व ऐसे स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इनकम जीरो है तो सप्लाई जीरो हो सकती है लेकिन डिमांड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक भी पैसा नहीं है तभी भी आपकी डिमांड होती है। आप बच्चों का एग्जांपल ले लीजिए, उनकी कोई इनकम नहीं होती लेकिन क्या उनकी डिमांड नहीं होती। या आप भिखारी को ले लीजिए, अगर वो कोई भी अर्निंग नहीं है तो भी पेट तो है उसके पास, वो खाना तो खाता ही है। डिमांड तो हर हाल में होती है, उसको बेसिक नीड्स की जरूरत तो हर लेवल पे होती ही है हर किसी को। तो डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती और एएस एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री पर ही होता है, क्योंकि ये इनकम के इक्वल होता है। तो अब जो हमारा टर्म आता है नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन, या हम सीधे सीधे आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। देखिए अब जो हमारे पास आता है, एक तो हमने आपसे कहा था कंजम्पशन फंक्शन,
कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है इनकम के बदले में हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये होता है। क्योंकि वाई जो होती है हमारे पास, इनकम जो होती है, इट इज द ह्यूमन नेचर की इनकम पूरी की पूरी स्पेंड नहीं की जाती, उसका कुछ पार्ट बचा लिया जाता है, या एक्सीडेंटली कहीं पर भी खर्च होता है जो हम प्लान नहीं करते हैं, तो फिर हम इसको कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो अभी जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। तो उसके लिए कीन्स ने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बनाया है। कीन्स के अकॉर्डिंग ये ह्यूमन नेचर है कि उस एक टेंडेंसी है कॉमन पब्लिक की कि उसके पास जो भी इनकम उसको मिलती है वो पूरा उसको खर्च नहीं करता है, उसका कुछ पार्ट बचा लेता है। यानी कि इसीलिए हम जब इनकम की बात करते हैं तो कंजम्पशन प्लस सेविंग की बात करते हैं। अब इसके लिए उसने दो थ्योरीज दी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी एक चीज और समझ लीजिए, बुक्स में बहुत सारे इसके लिए छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए हैं, या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, या उसके लिए छोटे छोटे फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे C इज इक्वल टू आई प्लस बी वाई। आपको इस सब की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है वो आपको समझना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। या बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये है, आप सिंपल समझिए, किसी भी कंज्यूमर की एक हैबिट होती है। कोई ज्यादा कंजूस होता है, वो बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहता, कोई बहुत खर्च करना चाहता है, अपनी इनकम से भी ज्यादा खर्च करना चाहता है तो उसके लिए वो कोशिश करता है। या कोई होता है एक लेवल पे लेके चलता है कि हाँ उसको इतना परसेंट सेव करना है। तो ये जो हमारी सेविंग वाली आदत है वो कितना परसेंट है एक इकोनॉमी में। एक इकोनॉमी में एक कॉमन हम ले लेते हैं कि हम एक कैलकुलेशन ले लिया, हमने एक एवरेज निकाल लिया कि इस इकोनॉमी में सपोज कि 5% सेव किया जाता है और 5% उसका एक्सपेंडिचर है, तो ये होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी अगर हम आपसे पूछें कि जो रिच पर्सन है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी या गरीब की, आप क्या बताएंगे? सिंपली जनरल लोग बोल देंगे कि रिच पर्सन की। नहीं, रिच पर्सन की नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है, उसको ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी उसका कंजम्पशन लेवल सेटिस्फाइड हो चुका होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है गरीब वर्ग की ज्यादा, जो पुअर है उनकी ज्यादा होती। वो कोशिश करता है कि वो अपनी इनकम से किस तरीके से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसकी कोशिश होती है कि वो कैसे अधिक से अधिक कंज्यूम कर सके, कैसे अपनी इनकम को इस तरह बढ़ाए, इस तरह यहाँ से इनकम बटोरे, वहां से इनकम बटोरे, ये करे वो करे, वो सारी प्लानिंग करता है। तो बेसिकली प्लानिंग होती है मीडियम क्लास की और पुअर क्लास की। तो रिच क्लास की कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका होता है, तभी वो अबव मोर देन द मीडियम एंड पुअर लेवल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका क्या मतलब होता है कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे किसी भी इकोनॉमी में। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है एक डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे किसी भी इकोनॉमी में, वो डिसाइड करता है एपीसीई। मतलब इट इज द रेट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम। सपोज किसी भी इकोनॉमी में y इज इक्वल टू 50 करोड़ है और कंजम्पशन कितना है 10 करोड़ सपोज, ठीक है। तो हम एपीसी अगर हमें डिसाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? C कितना है हमारा 10 और ये कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। अगर हम ये डिसाइड करते हैं तो हमारा इट इज एपीसी कितना हो गया 0.2। मतलब किसी भी इकोनॉमी में 0.2% का कंजम्पशन हो रहा है और 0.8% जो है वो सेव किया जा रहा है। दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस इकोनॉमी की कंजम्पशन की जो प्रोपेंसिटी है दैट इज 0.2%, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीगेट
कंजम्पशन स्पेंडिंग चेंजेस एज नेशनल इनकम चेंजेस, मतलब नेशनल इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, ये हमको एमपीसी बताती है। ऐसे आप जनरल से समझिए, सपोज हमारी इनकम 10,000 थी तो हम सेविंग करते थे 2,000 की। अब इनकम बढ़ करके 15,000 हो जाती है तो सब हो सकता है कि हम 2,000 की बजाय 4, मान लीजिए आप इनकम बढ़कर डबल हो जाती है, 20,000 हो जाती है, तो हम ये नहीं हो सकता है कि हम 4,000 की सेविंग ना करें, हम 3,000 की सेविंग कर लें, इधर 1,000 का एक्सपेंडिचर बढ़ा लें। तो ये जरूरी नहीं है कि जितनी इनकम बढ़े जिस प्रोपोर्शन में हमारी सेविंग भी या हमारा कंजम्पशन भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो। वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी पहले कंजम्पशन प्रोपेंसिटी क्या थी। अगर वहां पर आप पहले से सेटिस्फाइड थे तो इनकम बढ़ने पर आपका कंजम्पशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप पहले सेटिस्फाइड नहीं थे, आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा थी, अभी आपको और करना है, यानी कि आपकी इच्छा अभी और खर्च करने की ज्यादा है, वो आपकी कम इनकम से पूरी नहीं हो रही थी, तो आप अब जब इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा बजाय की सेविंग का बढ़ने पर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपका कंजम्पशन नहीं बल्कि सेविंग ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पहले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा बजाय की सेविंग की। सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हमारी इनकम, जैसे कि इनकम थी 10 करोड़, बढ़ करके हो जाती है 50 करोड़, और कंजम्पशन जो था वो पहले था आपका 10 करोड़ का, एक मिनट, वाई थी आपकी 50 करोड़, बढ़ करके हो गई 100 करोड़। और कंजम्पशन आप ले लेते हैं 10 करोड़ का, और अगर मान लीजिए बढ़ गया, बढ़ करके वो 30 हो गया। तो अब आपको अगर एमपीसी देखना है कि क्या चेंजेस हुए इकोनॉमी में, किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, ऐसे आप देख लीजिए यहाँ पर डबल इनकम बढ़ी है लेकिन कंजम्पशन डबल नहीं हुआ है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि कंजम्पशन अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए डेल्टा, यहाँ पर हम इसको डेल्टा साइन बोलते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। ये है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन अगर लेते हैं तो सबसे पहले चेंज इन कंजम्पशन, कितना चेंज हुआ 20 करोड़ का, और इसमें कितना चेंज हुआ 50 करोड़ का। तो अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.4। तो हमारी एमपीसी कितनी हो गई 0.4, यानी कि 40%, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। इसी तरीके से आप एमपीसी एंड एपीसी के कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी चीजें एपीसी और एमपीसी पर ही बेस्ड है। तो जो हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, बहुत सारे आपको फॉर्मूले बुक्स में मिलेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, ओनली 2 फॉर्मूले यू हैव टू रिमेम्बर, एक एमपीसी का, एक एपीसी का, बस ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको सारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी समझने के लिए। लेट्स रिमेम्बर द फीचर्स ऑफ एमपीसी। कुछ फीचर्स हैं उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है दैट इज एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। एक से कम होती है, 0 से ज्यादा होती है, हमेशा पॉइंट में ही आती है। दूसरी, एमपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। क्यों?
एमपीसी गिरती है इनकम में बढ़ोतरी के साथ। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एमपीसी वैसे वैसे गिरती है। हमने आपसे कहा इनकम जितनी ज्यादा होती है एमपीसी उतनी ही कम होती है, क्योंकि तब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है, और जब आप सेटिस्फाइड हैं तो कंजम्पशन अपने आप ही कम हो जाता है। कंजम्पशन जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पुअरर और मिडिल क्लास, उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनको जरूरत होती है और ज्यादा कंज्यूम करने की। उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी चीज है एमपीसी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। देखिए कभी कभी ये कांस्टेंट हो सकती है, कभी कभी मीन्स अगर इनकम एक लेवल में ही बढ़ रही है तो ये कांस्टेंट हो सकती है कि जरूरी है कि जो प्रोपोर्शन में आपका इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में आपका कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल बट इट इज ओनली इमेजिनरी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घट बढ़त होती ही है। फिर एमपीसी इज ग्राफिकली द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एक ही स्लोप होता है, क्योंकि आप कंजम्पशन कर्व को अकॉर्डिंग ही एमपीसी को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम एमपीसी और एपीसी के डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो एपीसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। बेसिकली दे बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी और एमपीसी दोनों ही गिरते हैं, बट एमपीसी ज्यादा तेजी से गिरती है, एवरेज धीरे धीरे कम होता है। और बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 when consumption expenditure becomes then greater than income। अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है तो इट मे बी पॉसिबल कि एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा हो जाए, बट एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो ये थे फीचर्स जो आपको एपीसी और एमपीसी के लिए दिए। नाउ कम टू एक शॉर्ट कैलकुलेशन ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। एक छोटी सी कैलकुलेशन है जिससे आपको एपीसी और एमपीसी कैलकुलेट करना बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। देखिए ये आपके पास 4 कॉलम है। पहले कॉलम में हमने ले लिया इनकम, नेशनल इनकम या वाई जिसको आप कहते हैं। दूसरे में हमने ले लिया कंजम्पशन यानी कि सी, और तीसरे कॉलम में ले लिया एपीसी। एपीसी का मतलब सी अपॉन वाई, और लास्ट हमने लिया एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब हम इनकम सपोज लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, कंजम्पशन 30। अब यहाँ पर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकम हमारे पास है ही नहीं। कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, इसीलिए हमने ये 0 से स्टार्ट किया कि आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा रहता है। अब सपोज ये ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, और इसको ले लेते हैं 100, 170, देन 240, फिर 301, 310, 380, फिर 450। ठीक है, तो ये हमारी कंजम्पशन लेवल है, डिफरेंट है, बढ़ तो रहा है लेकिन इक्वली नहीं। इनकम यहाँ पे 100 करोड़ बढ़ी, 100 करोड़ का कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पर इनकम 100 है, यहाँ भी 100 का नहीं है, तो इट इज अकॉर्डिंगली चेंजिंग। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एपीसी। देखिए क्या होगा, सी 100, ये 100, क्या आ जाएगा आपका 1, कैसे आया 100 अपॉन 100। ठीक है, फिर कंजम्पशन कितना है 170,
y कितना है 200। कैलकुलेट करिए कितना आएगा यहाँ पर 0.85। ठीक, फिर 0.80, अगेन 0.7, 0.77, 0.76, 0.75। आप इसी तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर होगा 240/300, ये हो जाएगा 310/400, ये हो जाएगा आपका 380/500, ये हो जाएगा 450/600। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। अब यहाँ पर आपका 1 नहीं आएगा। देखिए चेंज कितना हुआ है ऊपर 70 का, 70 अपॉन इसमें 100। ठीक है, तो पहला तो आपका डैश था, कोई चेंज नहीं था तो निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7। ठीक है, इसी तरह से आप अगला कितना आएगा आपका, फिर चेंज कितना का हुआ 70 का, यहाँ पर 100। अच्छा, ये इक्वली चेंज हो रहा है तो आपका 0.7 सभी में 70 का चेंज है, तो आपका 0.7 यानी कि एमपीसी आपकी कांस्टेंट है। तो ये आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन था एपीसी एमपीसी कंजम्पशन और इनकम के थ्रू किस तरह से डिसाइड करते हैं। नाउ कम टू सेविंग फंक्शन, एग्रीगेट सेविंग। देखिए एग्रीगेट सप्लाई में भी मेनली 2 चीजें डिस्कस की है, एपीएस और एमपीएस। एकदम सेम है, जैसे आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाली थी उसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे। सेविंग को आपको बस कंज्यूम से रिप्लेस कर देना है। जहां पर आप कंजम्पशन लेते थे वहां पर अब आप सेविंग लेंगे। जैसे उसमें आपका फॉर्मूला था एपीसी के लिए C/Y, एपीएस के लिए आप फॉर्मूला लेंगे S/Y। उसी तरीके से एमपीसी में भी ΔS/ΔY। सिंपल है बिल्कुल, आपका एक ही है। उसमें जो डेफिनेशन आप सेविंग को कंजम्पशन को लेकर के बनाते थे वही डेफिनेशन आपको अब सेविंग को लेकर के बनानी है। मतलब जैसे आप कंजम्पशन वैल्यू लेते थे, यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ सेविंग लेनी है कि कितना सेव हो रहा है आपकी इकोनॉमी में। सपोज आप अगर एवरेज निकालना है, इनकम है किसी कंट्री की 100 करोड़, सेविंग है 20 करोड़, आप डिवाइड कर देंगे 20/100 को, कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि 20% आपकी इकोनॉमी में सेविंग हो रही है। और इसी तरह से जैसे आपने उसमें निकाला था 50 से इनकम हो गई थी 50 से 100, और यहाँ पर अब आप सेविंग लेंगे जो आपकी 20 थी अभी बढ़ करके 30 हो गई है। तो आपका चेंज यहाँ पर कितना हुआ 50 का वाई में, और सेविंग का चेंज है 10 का, तो कितना हो जाएगा 0.2, 20%। ठीक है, इन द सेम वे आपको दोनों ही चीजें मतलब कैलकुलेट करनी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर पे। ये आपका था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कंपोनेंट्स। अभी आपको रिलेशनशिप बताना है, बहुत सारे वीडियोस और हैं, आपको बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ पार्ट 1 था, आपको थोड़ा सा पता है, बहुत लिटिल पार्ट आपने अभी समझा है। चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत समझना पड़ेगा इसमें,
बहुत ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो आगे के आपको कंपनीज बताएंगे वो सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अभी आप इन्हीं के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद आपको पढ़ना है किस तरह से हम इक्विलिब्रियम पे आएंगे, कैसे हम, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वही क्यों होता है ये भी अभी देन वॉच द वीडियो विद फुल अटेंशन। कोई भी क्लैरिफिकेशन हो आपको नीचे आपको कमेंट्स में लिख करके आप उसको पूछिएगा, हम आपको उसको सॉल्व करने की, आपके जो भी इश्यूज होंगे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड एट लास्ट एंड फाइनली, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।